गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल वॉल से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम अभी केवल चैप्टर की रीडिंग करेंगे और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपका जो पूरा एक्सप्लेनेशन होगा वो इसके बाद होगा। अभी जस्ट चैप्टर की रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल, प्लांट सेल इज अ एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग called the cell wall. The cell wall lies outside the plasma membrane. The cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance provide structural strength to plant. ठीक है, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा आपकी थोड़ी सी मेमोरी के लिए कि ये चीज़ क्या है। प्लांट सेल के ऊपर, माना ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना होता है। दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा जो प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगा। प्लांट सेल को हमेशा ही एक शेप प्रोवाइड करेगा। इसीलिए प्लांट सेल की जो शेप होती है या प्लांट्स की जो शेप होती है, अकॉर्डिंग देयर स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल लिमिटेशन में होती है। ठीक है, और वो जो सेल की शेप को लिमिटेशन प्रोवाइड करना, वो जो काम कौन करता है? सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल दैट्स कॉल्ड सेल वॉल। दैट्स कॉल्ड सेल वॉल। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल एंड द सेल वॉल मेड अप ऑफ form of composed of cellulose. Cellulose is a polysaccharide. Cellulose is a polysaccharide. Polysaccharide का मीनिंग यहाँ पे है मल्टीपल नंबर ऑफ शुगर। मल्टीपल नंबर ऑफ शुगर, सिंगल नंबर ऑफ शुगर, ठीक है। टू नंबर ऑफ सिंगल नंबर ऑफ शुगर, दैट इज कॉल्ड सिंगल नंबर ऑफ शुगर कॉल्ड मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ये आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। सिंगल नंबर ऑफ शुगर मोनोसेकेराइड, डबल नंबर ऑफ शुगर डाइसेकेराइड एंड टू और मोर नंबर ऑफ शुगर, दैट इज कॉल्ड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, जिसका एग्जाम्पल जैसे है स्टार्च एंड सेल्यूलोज। आपने अपनी क्लासेस में नॉर्मली छोटी क्लासेस में 7th 8th में भी न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा होगा एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपके स्टार्च और शुगर के बारे में पढ़ा है। थोड़ा सा आपको समझाया गया है। हम यहाँ कह सकते हैं कि सेलुलोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, शुगर के मल्टीपल स्ट्रक्चर्स मिलकर कुछ पर्टिकुलर टाइप का फ्रेमवर्क प्रिपेयर करेंगे, जो सेल वॉल बनाएंगे। सेल वॉल के बारे में आगे भी पढ़ना है, समझना है, पर आप एक छोटा सा ब्रीफ में समझ लेना। सेल वॉल इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होगी और सेल को शेप प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ सेल वॉल के बारे में मैं समझाती हूँ। सेलुलोज के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ध्यान से, सेलुलोज एक रिजिड टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा सेल को। ठीक है, प्लांट सेल को। इसीलिए जितने भी वेजिटेरियंस हैं
जो भी एनिमल वेजिटेरियन है और जो ह्यूमन है जो वेजिटेबल बेसिस फूड खाते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ होती है जब आप भी कोई भी वेजिटेरियन या कोई वेज फूड खाते हो तो वहाँ पे एक प्लांट सेल की पर डिपेंड हो। दिस इज प्लांट सेल। प्लांट सेल के ऊपर क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है? सेल वॉल एक सेलुलोज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है, जिसे डाइजेस्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है या थोड़ा सा कठिन है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल एक पॉलीसेकेराइड है, एक अच्छा सा उसका फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है और इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इसी बिहाफ पे यहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजिटेरियंस एनिमल और कार्निवोरस या नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, जो कि एनिमल्स को फीड करते हैं, बाकी एनिमल्स को फीड करते हैं, प्रे और प्रेडेटर जो शिकार करके खाना खाते हैं, इन दोनों में से इंटेस्टाइन किसकी बड़ी होगी? स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत हिंदी में बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इनमें से लेंथ किसकी बड़ी होगी? ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा ये होगा वेजिटेरियंस की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, और इससे ये भी समझा जा सकता है कि जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट वेजिटेरियन टाइप का एनिमल है उसका साइज़ एक बिगेस्ट नॉन वेजिटेरियन एनिमल से बड़ा होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एलिफेंट और एक लायन, टाइगर, दोनों में से एलिफेंट साइज़ बड़ा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे सेल्यूलोज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल की डाइवर्सिटी में, क्लासिफिकेशन में, कि जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स होंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी, उनके बॉडी में उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होगी और वेजिटेरियन एनिमल्स की स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होगी। ठीक है, ये आप समझना। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो कि कौन से एनिमल्स की, अगर आपके पास 4 ऑप्शन भी आते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसमें भी आप समझ सकते हो कि कौन सा एनिमल का साइज़ बड़ा है, कौन सा एनिमल की इंटेस्टाइन बड़ी है। इस तरह के छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हो। तो यहाँ पे एक सेलुलोज से आपके पास में एक क्वेश्चन आया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इस तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे वो आपके किसी भी फर्दर एग्ज़ाम में, किसी टेस्ट में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आप कभी आगे एंट्रेंस के लिए कोई एग्ज़ाम करेंगे तो आएंगे। ठीक है, जस्ट अ स्मॉल ब्रीफ नॉलेज कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो एनिमल वेजिटेरियन वेज फीडर हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी होती है, ठीक है, आगे व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe the phenomena by performing the following activity. अब यहाँ पे समझना एक छोटी सी प्लांट सेल जो लिविंग कंडीशन में है, अगर उसने अपना वाटर कंटेंट ऑस्मोसिस के थ्रू बाहर निकाला, ठीक है,
ऑस्मोसिस के थ्रू लिविंग सेल अपना कंटेंट कब बाहर निकालेगी? जब उसके आउटर एनवायरनमेंट में पानी कम है और सोल्यूट ज़्यादा है। ठीक है, यही होगा। तो बैलेंस करने के लिए सेल से पानी बाहर निकलेगा। ये चीज़ पहले हम समझा चुके हैं कि आउटर एनवायरनमेंट में सोल्यूट ज़्यादा है और पानी कम है, तो सेल में से पानी बाहर निकलेगा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने के लिए इसके आउटर एनवायरनमेंट में। तो जब सेल ने वाटर कंटेंट को बाहर निकाला है तो सेल में से पानी निकलने के कारण सेल श्रिंक हो गई है। ठीक है, और सेल की जो इस श्रिंक अवस्था को, इस श्रिंक स्टेज को आप बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। माना ये एक सेल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे सेल में से पानी बाहर निकला, वाटर आउटसाइड। तो इसके बाद में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, सेल ऐसे छोटी सी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और इसकी प्लाज्मा जो सेल वॉल है वो वैसे ही रहेगी। जो सेल वॉल है वो वैसी ही रहेगी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। सेल वॉल इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये चीज़ें आपको समझनी है। सेल वॉल इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, दे हैव नो सेल्फ सीलिंग, दे हैव नो मूवमेंट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पानी बाहर गया है तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हुई है। दिस कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, यही फिनोमिना आगे आपको एक एक्टिविटी में समझाया जाएगा, बट आप बिफोर दैट आप वापस से एक बार रीडिंग कीजिए। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell. Contraction यानी कि सिकुड़ना, contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. Okay? Mount the peel of a Rio leaf in water on a slide and examine cell under the high power of a microscope. Note the small green granules called chloroplasts. They contain a green substance called chlorophyll. Put a strong solution of sugar and salt on the mount leaf on the slide. ठीक है, wait for a minute and observe under a microscope. What do we see? ठीक है, read one more time. ठीक है, mount the peel of a Rio leaf in water on a slide. रियो लीफ वाटर में से हम लेंगे और आपकी स्लाइड के ऊपर उसे रखेंगे एंड एग्जामिन सेल अंडर अ हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप. अब माइक्रोस्कोप की हाई पावर रेंज पे हम उसे ऑब्जर्व करेंगे. नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रेन्यूल्स. अब उसमें माइक्रोस्कोप की हाई पावर रेंज पे आपको कुछ छोटे छोटे ग्रीन ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे. आप अगर अच्छे से माइक्रोस्कोप को सेट करके आराम से उसे देखते हैं तो कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट. वो छोटे छोटे जो ग्रेन्यूल्स होंगे उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस, और उसी क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन सब्सटेंस होता है, विल कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट. पुट अ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइड and wait for a minute and observe under the microscope what we see. अब इस चीज़ को समझेंगे. आपके पास एक स्लाइड है, आपने स्लाइड प्रिपेयर की है और स्लाइड पे एक रियो लीफ आपने रखी है.
और अब आपने उसे एक माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो इस स्लाइड में आपको छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे। इनके स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, प्रोबेबली इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को भी जब अंदर से खोल के देखा जाता है या समझा जाता है और इसको और अच्छे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स इनके अंदर होते हैं। ये आपको बाद में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि डायग्राम क्या है जब आप आगे सेल के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे जो इसके अंदर ही बने हैं, एंड दे आर कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद इसने आपको ये सब समझाया है कि आपने एक वाटर सब्सटेंस में से, वाटर प्लेस में से एक रियोलीफ ली है, उसे माउंट किया है स्लाइड पे, और आपने उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा है तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिखा है। अंडर द माइक्रोस्कोप देखा है तो उसे आपको क्लोरोप्लास्ट दिखा है। क्लोरोप्लास्ट को और फाइन करके देखा जाएगा तो उसमें क्लोरोफिल दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है आगे कि आपको इसी स्लाइड पर शुगर का सॉल्यूशन डालना है। इसी स्लाइड पर शुगर का सॉल्यूशन डालना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर एक्टिविटी। रीडिंग में जो लिखा जाता है उससे कहीं ज़्यादा वो एक्सप्लेनेबल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको समझनी है, इसीलिए रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं फर्स्ट आपको पूरी चैप्टर की रीडिंग समझा रही हूँ, आगे इसको समझें, ठीक है। अब रियो की जो माउंटिंग स्लाइड थी रियोलीफ की, उसे हमने माउंट किया है, उस पर शुगर या सॉल्ट डाला है। शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑफ द स्लाइड एंड वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप व्हाट डू वी सी। नाउ place some Rioleaf in boiling water for a few minutes. This kills the cell. The mount one leaf on the slide and observe it under a microscope. Put a strong solution of sugar and salt on the mounted leaf on the slide. Wait for a minute and observe it again. What do we find? Did plasmolysis occurs now or not? ठीक है, आगे एक्टिविटी को आगे एक्सप्लेन करना है, समझना है कि क्या हुआ है। आपने एक फर्स्ट एक्टिविटी में आपने एक स्लाइड ली थी, स्लाइड पे ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में हमने एक स्लाइड ली, स्लाइड पे रियोलीफ डाली, अब स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया है, क्लोरोप्लास्ट दिखा है, क्लोरोफिल दिखा है। क्लोरोप्लास्ट इसकी एक एक सेल में माना एक छोटी सी सेल है, वन सेल जो हमने ऑब्जर्व की, उस सेल में आपको एक क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखा, क्लोरोप्लास्ट दिखा, और उसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया तो क्लोरोप्लास्ट को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इसमें आपको डॉट डॉट दिखेंगे, जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वो आपको क्लोरोफिल दिखेंगे। आगे और बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसके अंदर
हमने इसी सेल में, जो आपने माउंटिंग के लिए सेल ली थी, इसी रियोलीफ में हमने शुगर या सॉल्ट का सॉल्यूशन डाला। इसी सेल में शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन डाला, या तो शुगर डालेंगे या सॉल्ट डालेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, थोड़ा सा वाटर कंटेंट बाहर है, इसके अंदर जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड होगी, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी सेल के बारे में बता रही हूँ जो इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत डीप में होगी, जो आप माइक्रोस्कोप में अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सेल की कंडीशन क्या होगी, सेल की कंडीशन मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि जो सेल की कंडीशन होगी वो ये होगी कि जैसे सेल की प्लाज्मा वॉल है, सेल वॉल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और जो चेंज होगा वो किस में होगा, ये होगी श्रिंक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी श्रिंक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। जिस प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। और जब सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एनवायरनमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्लाज्मोलाइज्ड होती है। आगे ही इस चीज़ को अकॉर्डिंग टू डिफरेंस समझेंगे कि अगर इसी सेल माउंटिंग रियोलीफ पे अगर वार्म वाटर डाला जाएगा, हॉट वाटर या वार्म वाटर में से ये रियोलीफ निकल के यहाँ रखी गई है या माउंट की गई है, और आपने जो कुछ चीज़ें देखना है, इसमें ऑब्जर्व करना है, आपने ऑब्जर्व की, और इसी तरह के एक एक्सपेरिमेंट को आपने वापस से किया है, और कुछ रियोलीव्स आपने ले ली है और कुछ रियोलीव्स आपने हॉट वाटर में से ली है, बॉइलिंग वाटर में से ली है, आपने उसको थोड़े टाइम के लिए बॉईल किया है रियोलीव को, फिर आपने इसको यहाँ पे रखा। आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं। आपने बॉइलिंग वाटर में से रियोलीफ निकाली है और आपने उसको यहाँ रखा है, तो देयर इज नो क्लोरोप्लास्ट, यू विल सी। ना आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, ना आपको क्लोरोफिल दिखाई देगा, ना आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देगा, ना आपको क्लोरोफिल दिखाई देगा, और ना ही आपको ऑस्मोसिस दिखाई देगा। देयर इज जस्ट अ रैप्चर्ड सेल टाइप ऑफ रेसिड्यूल्स। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे बॉइलिंग वाटर में रखा है तो उसकी सेल वॉल ब्रेक हो गई है, उसकी सेल वॉल ब्रेक हो गई है, और सेल वॉल ब्रेक होते ही उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई और सेल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सेल वॉल जैसे ही टूटी है, सेल वॉल के टूटने के बाद में सेल मेम्ब्रेन टूट गई है। गर्म पानी में, बॉइलिंग वाटर में सेलुलोज के बॉन्ड टूट जाते हैं। सेलुलोज के बॉन्ड टूटे, इट मीन्स क्लोरोफिल, सेल वॉल टूट गई। सेल वॉल टूट गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो गर्म पानी से ख़त्म हो गई। यहाँ पे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिकॉज ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिज़ोल्व इन द वाटर, बॉइलिंग वाटर, क्योंकि सेलुलोज टूट चुका है, सेलुलोज के बॉन्ड टूट चुके हैं। ठीक है, ये है जो आपकी एक्टिविटी आपको समझा रही है। ओनली लिविंग सेल्स परफॉर्म ऑस्मोसिस। यहाँ पे आपको ऑस्मोसिस नहीं दिखेगा। ओनली लिविंग सेल परफॉर्म प्लाज्मोलाइसिस, सेल कॉन्ट्रैक्शन, सेल रिलैक्सेशन, जो भी टर्म आप यहाँ पे यूज़ करेंगे लिविंग सेल ही परफॉर्म करेगी।
cell walls permit the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting. सेल वॉल की वजह से जो प्लांट्स और फंगाई और बैक्टीरियाज होंगे वो बिल्कुल कम अमाउंट के सोल्यूट सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक से यहाँ पे मतलब है कि जो सॉल्यूशन है उसमें कंटेंट, सोल्यूट का कंटेंट कम है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। एक्सटर्नल मीडिया, उसके आउटर स्ट्रक्चर, आउटर एनवायरनमेंट में सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूट कम है, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अब बाहर से जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, ठीक है। जो लाइन आपको समझा रही है वो ये कह रही है कि जो प्लांट सेल, फंगाई सेल और बैक्टीरिया सेल्स जो हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी है या एक कंफर्म उनका नेचर है कि उनमें अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो वो अपने आप को सरवाइव कर लेंगी, ठीक है। अब वो जो प्रोसीजर है वो क्या है, उनमें ऐसा क्या चेंजेस होंगे, ऐसी क्या अडेप्टेशन है। अब उनकी जो अडेप्टेशन है वो ये है, इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। बाहर के एनवायरनमेंट से पानी उनके अंदर जाएगा। द सेल्स स्वेल्स एंड बिल्ड अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। सेल के अंदर पानी गया, सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी स्वेलअप होगी, वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी क्योंकि अंदर पानी जाएगा तो वॉल्यूम चाहिए। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तब सेल वॉल एक्सपेंड्स होगी। अब जब सेल वॉल बढ़ेगी, सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी, और जैसे जैसे सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी उसका जो प्रेशर बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा, सेल वॉल पे बढ़ेगा। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, और सेल वॉल भी उस पर प्रेशर डालेगी। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell। इस तरह के जो सेल के स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें काफ़ी अलग चेंजेस होंगे और एनिमल सेल्स में इस तरह के चेंजेस कम देखने को मिलते हैं, जिसको हम समझते हैं, ठीक है। ये है सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझना आपको होगा। हाइपोटोनिक मीन्स जिसमें सॉल्यूट कम है, वाटर ज़्यादा है। ये है सेल मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल में पानी आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल में पानी आएगा, और उस पानी की वजह से सेल का शेप पीछे की आगे की तरफ बढ़ेगा, सेल वॉल की तरफ बढ़ेगा। सेल का शेप सेल वॉल की तरफ बढ़ेगा। मैं इसे डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर रही हूँ। सेल की मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी, सेल की मेम्ब्रेन धीरे धीरे एक्सपेंड होगी क्योंकि सेल अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसमें वाटर आ रहा है बाहर से बाय द ऑस्मोसिस, ठीक है। अब
जब सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी तो वो वॉल पे प्रेशर बनाएगी, सेल वॉल पे प्रेशर बनाएगी, सेल वॉल पे प्रेशर, सेल मेम्ब्रेन टू सेल वॉल प्रेशर से ए नाम देख सकते हैं। और इसके अगेंस्ट सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि सेल वॉल भी रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जब प्लाज्मोलाइसिस या ऑस्मोसिस प्लाज्मोलाइसिस होगा तो इस तरह की कंडीशन नहीं होगी, पर अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल वॉल प्लांट सेल को रखते हो तो जो कंडीशन होगी वो इस तरह की होगी कि वाटर सेल के अंदर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड होगी, तो वो स्वेलअप होने के बाद में सेल वॉल पर प्रेशर डालती है, पर सेल वॉल भी उस पर अगेंस्ट प्रेशर डालती है। और ये सॉल्यूशन इस तरह का सॉल्यूशन है कि इसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट, इतना वाटर कंटेंट अंदर नहीं जाएगा, नॉर्मल वाटर कंटेंट अंदर आएगा जितना सेल अपने अंदर ले सकती है अकॉर्डिंग देयर वॉल्यूम, देयर सेल वॉल प्रेशर एंड द प्रेशर विच इज़ एक्सर्ट ऑन द सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल पे जो प्रेशर डाल रही है वो फर्स्ट पॉइंट, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रेशर डाल रही है वो सेकंड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट किस टाइप के सॉल्यूशन में वो रखा गया है ये आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस किसको प्रोवाइड की गई हैं? प्लांट सेल को, फंगाई को, ठीक है, और एल्गी, इस तरह के सेल्स को ये कंडीशन प्रोवाइड की गई हैं कि ये इतनी छोटी छोटी जो कंडीशंस होंगी इसमें सरवाइव कर सकें बैक्टीरिया को, इतनी छोटी छोटी जो कंडीशन होगी उसमें सरवाइव कर सकें। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल अपने आप को सरवाइव कर सके, स्पेशली प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल, फंगाई सेल। ठीक है, क्योंकि कई तरह के एनवायरनमेंट में सेल्स को रहना पड़ता है, उसमें सरवाइव करने के लिए उनके पास में मल्टीपल अडेप्टेशंस होती हैं, और उन मल्टीपल अडेप्टेशन के लिए भी उनके पास एक बेसिक प्रोसीजर होता है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है। ठीक है, आपको कहा जाता है, आपको एक समझाया जाता है कि प्लांट सेल में ये अडेप्टेशन है, प्लांट सेल यहाँ सर्वाइव कर सकती है, इस तरह सर्वाइव कर सकती है। बैक्टीरियाज एक एक्सट्रीम वर्स्ट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, फंगाई अपने आप को ग्रो कर सकते हैं सीज़न में, रेनिंग सीज़न में, तो उनके पास में कुछ अडेप्टेशंस हैं, और उनके अडेप्टेशंस के रीजंस उनकी सेल की स्ट्रक्चर, सेल वॉल की प्रेजेंस, और उनके सेल के अंदर जो उनका वाटर बैलेंस है वो है। ठीक है, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत डिफरेंस है बिकॉज ऑफ जस्ट सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल के अडेप्टेशंस में और एनिमल सेल के अडेप्टेशंस में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ये उनके खुद के सर्वाइवल के लिए है अकॉर्डिंग देयर नेचर। ओके, अब ये जो वीडियो है हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा है, हर एक लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कुछ ना कुछ, तो आप इसे ध्यान से समझना। ये छोटा सा पॉइंट आपको दिया गया है सेल वॉल के बारे में, पर इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे आगे जब हम चैप्टर में समझेंगे और फर्दर जब हम वापस इस चैप्टर को खुद वापस समझेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तब कई चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, छोटे छोटे चीज़ें जो आप विदाउट योर बुक मैं आपको वो चीज़ समझाऊँगी। अभी ये रीडिंग ही है जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ चैप्टर को समझने के लिए। ओके, थैंक यू।